मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ कैटलिस्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये हमारा कैटलिस्ट और एंजाइम का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, है ना। कल लेक्चर मैंने कल लेक्चर नहीं दिया था, ठीक ना। एक्चुअली में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट करना पड़ेगा ना। सिलेबस को लेना है तो करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट भी करना है टाइम पर। तो इधर थोड़ा डिस्टर्ब, मंडे से आपका जो है ना मॉर्निंग में चल लेक्चर मिलने लगेगा, ठीक है ना। मंडे से बस आज भर थोड़ा सा, मतलब आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, है ना। ये 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब मिलेगा आपको, है ना। 2-3 दिन से डिस्टर्बेंस रहेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लिखेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या होता है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस? नाम से पता है कि कैटलिस्ट का ऐसा थ्योरी जो कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा और उसमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन भी होगा। तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन सेक्शन में भी, और आपका बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा कि एडजॉर्प्शन थ्योरी जो होता है वो किसके लिए होता है, होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए होगा या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस के लिए होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि द एडजॉर्प्शन थ्योरी is applicable for heterogeneous catalysis। होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक दोनों के डिफरेंस नहीं पता चलेगा फिजिकल स्टेट में, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा कैटलिस्ट है और कौन सा मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक ना। इसलिए बोलना है क्या कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए कौन सा फॉलो करता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। क्या होता है लिखेंगे यहाँ पर, इन दिस थ्योरी द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड reactant molecule are different होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या बताया था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और कैटलिस्ट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट क्या हो, जब डिफरेंट हो जाए तो ऐसे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और प्रोसेस क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर लिखता है कि कंसीडरेशन कहता है कि कंसीडर ऐसे कीजिए, कंसीडर फिजिकल स्टेट ऑफ जो कैटलिस्ट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। और फिजिकल स्टेट जो होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, वो कैसा होगा, गैसियस होगा। क्या होगा, गैसियस, है ना। यही हम लोग को करना है। तो ये हम लोग को मानना है, कंसीडर करता है हेट्रोजीनियस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस जो कैटालिसिस होगा उसमें कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट को क्या माना, सॉलिड है, और यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगा, मेरा गैसियस होगा। क्लियर है। तो पहले इतना नोट करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया, देखते हैं हम लोग इसी में, इस थ्योरी में पढ़ेंगे कंप्लीटली तरीके से। हम लोग अलग नहीं करना है, सेम में इसी में पढ़ना है हम लोग को, है ना। आगे लिखेंगे हम लोग कि द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना, कंप्लीटेड अंडर 5 स्टेप। लिखेंगे यहाँ पर एडजॉर्प्शन थ्योरी of heterogeneous
हेट्रोजीनियस जो कैटालिसिस होगा कंप्लीटेड अंडर 5 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। कौन कौन? स्टेप 1। अच्छा यहाँ पर एक लेटस कर देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद स्टेप करेंगे। लेट है ना, स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर मैंने ले लिया स्ट्रक्चर। है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ना। और यहाँ पर क्या किया मैंने, एक यहाँ पर ए कर दिया और बी कर दिया, ठीक है। ऐसे बना देता हूं। ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसको आप एडजॉर्बेंट बोलते थे, है ना। और ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नाम दे दिया ए, और क्या, ए एंड बी कर दिया, है ना। क्या कर दिया, ए एंड बी कर दिया। मतलब क्या है कि ये हमारा कैटलिस्ट हो गया, ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। ये कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये गैसियस है। क्या है बाबू, गैसियस है। ये क्या है, मेरा कैटलिस्ट है। फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड होगा। और इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, गैसियस है। ये हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जहां पर आपको दिखाया जा रहा है सर्किल टाइप का गोल गोल, इसको बोलते हैं पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, पोर, मतलब होल होता है। ये जो बॉन्ड टाइप के जो लाइन दिखा हुआ है इधर उधर बॉन्ड टाइप के ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्री वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट करो पहले, है ना, फिर इसके बाद स्टेप पर आते हैं। ये हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नाम दिया मैंने ए और क्या, बी दिया, है ना। ये कैसे स्टेट में, गैसियस स्टेट में, है ना। हमने शुरू से ही बोलते आ रहा है इस चैप्टर में हम लोग को सॉलिड सरफेस पे किसको एडजॉर्ब करवाना है, हम लोग को गैसियस को। यहाँ पर हेट्रोजीनियस बोलने का मतलब है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने कैटलिस्ट के जो फिजिकल स्टेट है कैसा है, सॉलिड है। और यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ए और बी जो है, इनका फिजिकल स्टेट कैसा है, गैसियस है। जब कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जब फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट हो जाए तो ऐसे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और कैटलिस्ट को बोला जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग इसके स्टेप पर, जल्दी कीजिए। इसको कौन कौन से स्टेप है देखते हैं हम लोग। स्टेप पहला बोलता है, स्टेप फर्स्ट बोलता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ reactant towards the catalyst, है ना। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड द कैटलिस्ट का मतलब होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के नजदीक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इन दिस स्टेप द रिएक्टेंट molecule get या comes क्लोजर कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, comes closer to catalyst। अब यहाँ पर डायग्राम के अनुसार बता देता हूं मैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम। ये हमारे पास कैटलिस्ट है ना, इस तरीके से बना दिया। ये सब कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसी, ये पोर स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पर क्या है, मान लो कि यहाँ पर ए है और क्या है यहाँ पर बाबू, बी है। इस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ऐसे कर देते हैं, ए प्लस क्या है, बी है। तो ये क्या करेगा कि इसके करीब आएगा, क्या होगा, इसके करीब आएगा। मतलब कि अभी दूरी बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में। और जब ये पहला स्टेप बोलता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूर हो, कैटलिस्ट दूर हो, तो एक दूसरे की तरफ क्या हो, क्लोज आए, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर शायद कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, है ना। अब यहाँ पर आपका आ गया A+B, बहुत पहले डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, अब एक दूसरे से क्या हो गया, करीब आ गया। तो स्टेप फर्स्ट हो गया, जल्दी कीजिए इसको, है ना। लिखेंगे स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप सेकंड में लिखिएगा, स्टेप सेकंड में लिखना है द एडजॉर्प्शन ऑफ reactant molecule takes place at the surface of catalyst, ठीक है। यानी कि अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है, और यहाँ पर देखा था फर्स्ट स्टेप में कि ये चीज बहुत काफी करीब आ गया था। तो अब यहाँ पर मेरे पास A प्लस क्या है, B है। अब ये क्या करेगा, आपको पढ़े होइएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में कि सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं उनके पास फ्री वैलेंसी होता है ना, और उस फ्री वैलेंसी पर जाकर के ये दोनों क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बना करके एड्जॉर्ब होता है। तो ये मेरा कैटलिस्ट है ना, सॉलिड सरफेस है। तो ये जाकर के यहाँ पर इसके फ्री वैलेंसी से ये फिर इसके फ्री वैलेंसी से जुड़ जाएगा, है ना। या फिर तुम इन दोनों को उठा करके इसके साथ जोड़ दो, चाहे इसके साथ जोड़ दो, चाहे इसके साथ जोड़ो, चाहे इसके साथ जोड़ो, ठीक है, किसी के साथ भी तुम जोड़ सकते हो। तो जब ये एड्जॉर्प्शन होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा मेरा एड्जॉर्प्शन। जब ये एड्जॉर्प्शन हो गया तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, बताओ तो, इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा क्या, तो इसके सरफेस से जुड़ गया, तो यहाँ पर जोड़ दिया A और यहाँ पर जोड़ दिया क्या, B, तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 3 में लिखेंगे, जल्दी कीजिए इसको, स्टेप 3 में लिखिएगा, स्टेप 3 में लिखना है, स्टेप 3 में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट माने कि कंपाउंड नहीं बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना। फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, माने बीच वाला। तो क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि इन दिस स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट bond between the reactants molecule, है ना। अब जैसे यहां पर हम लोग देखा था अभी इस तरीके से, इस तरह से मैंने देखा था कि यहाँ पर A था और B था, सेकेंड स्टेप का ये कहानी थी। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट बनने का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर दो। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में देख तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से हो जाएगा, A हो गया यहाँ पर और B हो गया यहाँ पर, है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। यही हमारा न्यू बॉन्ड है, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बन गया। स्टेप 3 हो गया। अब क्या करता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड है, याद रखिएगा। और चौथा स्टेप क्या हो जाएगा कि अब इसके सरफेस से डिजॉर्प्शन हो जाएगा। पहले हुआ एड्जॉर्प्शन, अब क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 4 करके लिखेगा, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बना उसका क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। मैंने देखो यहाँ पर बिना जरा फिगर दे करके इसके नीचे लिखिए यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास यहाँ पर A है, B है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड था। अब क्या होगा, डिजॉर्प्शन का मतलब है तो यहाँ पर AB है और इसके सरफेस से जुड़ गया। अब यहाँ से सरफेस पे से अलग होगा, टूट जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से
कैटलिस्ट आपका अलग हो गया, है ना, कैटलिस्ट आपका अलग हो गया और ए और बी के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो देखो तो क्या हुआ, क्या शुरुआत में हम लोग क्या लेकर के चले थे कि यहाँ पर इस तरीके से मेरा कोई हमारा रिएक्टेंट सॉलिड स्ट्रक्चर थी, क्या है, कैटलिस्ट है, और यहाँ पर मेरा क्या है, ए प्लस बी है, रिएक्टेंट है। पहले क्या गया कि इसके दूसरे के करीब गया, फिर इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ, फिर इन तीनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बना, अब फिर इसके सरफेस से छोड़ करके अलग हो गया। तो यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट था, लेकिन अब जाकर के ए बी क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ, ए बी क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो कैटलिस्ट जब शुरुआत में जब कैटलिस्ट दिया था तो बिल्कुल ऐसा था, प्रोडक्ट मेरा चेंज कर गया। पहले हम लोग रिएक्टेंट ए और बी था, है ना, अब ये प्रोडक्ट रूप में बाहर चला गया और ये कैटलिस्ट जैसा था वो अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट ने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, है ना। मैंने पहले भी बताया भी था कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा, लेकिन अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेगा। यही कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज है। इस रिएक्शन के माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से हमने दिखाया आपको कि कैटलिस्ट जैसा मैंने लिया था शुरू में, अभी भी कैटलिस्ट वैसा ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर गया, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ये उसका अपना प्रोसेस है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को अल्टर करेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप क्या कहता है कि जैसे ही प्रोडक्ट बना उसको क्या करेंगे, वहां से दूर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि नजदीक रहेगा तो हो सकता है कि फिर प्रोसेस इस प्रोसेस में आकर के, इसके नजदीक में आकर के फिर से एब्जॉर्प्शन हो, फिर से प्रोसेस रिपीट कर जाए। तो जैसे मेरा प्रोडक्ट बना, इसको तुरंत क्या कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे। नोट कीजिए इसको जल्दी से, इसको मत लिखिएगा, ये समझाने के लिए बस था, है ना। चलिए लिखेंगे लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर फिफ्थ लिखिएगा, स्टेप लिखेगा फिफ्थ, लिखेंगे द फाइनल प्रोडक्ट विल बी separated from the catalyst, है ना। लास्ट में लिख लीजिएगा, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड, लिखेंगे लास्ट में लिख लीजिएगा, दिस इंटायर प्रोसेस is called adsorption theory of heterogeneous catalysis, तो ये आपको बोर्ड में पूछता भी है ना, कैटालिसिस। बोर्ड में आपको 2 नंबर में पूछेगा भी, ये लॉन्ग में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, सीबीएसई वाले बच्चे जरूर माइंड में सेट करेंगे। कंपटीशन सेक्शन वाले बच्चे एक चीज याद रखिएगा, पूछता है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी इज वैलिड फॉर होमोजेनियस कैटालिसिस या हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। चलो नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद लिखिएगा पढ़ेंगे सेलेक्टिव कैटालिसिस, लिखेंगे सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है। हमको पता है कि कैटालिसिस एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या हो, इन्वॉल्व हो। लेकिन यहां पर एक बात है कि सेल्फ सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है। सेल्फ सेलेक्टिव का मतलब होता है कि वैसा कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अभी अभी मैंने बताया था इस तरीके से, है ना, कि ये हमारा कोई सॉलिड कैटलिस्ट है ना, और इधर मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो कहता है कि अगर इनके बीच में एडजॉर्प्शन थ्योरी हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो कहता है क्या कि इस कैटलिस्ट के ये जो सरफेस पे जो पोर दिखाई दे रहा है, जो होल दिखाई दे रहा है, तो कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा
वो इसके पोर पे भी डिपेंड करेगा, इसके पोर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज पे भी डिपेंड करेगा, और शेप पर भी डिपेंड करेगा। कहता है कि इसका जो पोर जो होता है, इसका जो पोर का जो नॉर्मल साइज रेंज जो होता है 260 पिकोमीटर से लेकर के 270 पिकोमीटर के आसपास होता है। इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या हो सकता है थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो बुक में मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी में नहीं है बट दूसरे बुक में मेंशन किया गया है कि इसका जो कोई भी कैटलिस्ट का जो पोर स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है कि 260 पीएम से लेकर के 270 पीएम तक होता है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आएगा कि कैटलिस्ट के पोर के साइज पे भी डिपेंड किया है, कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी बात करता है तो कहता है कि भाई इसकी बात तो तभी होगी कि जब इसका जो साइज होगा अगर इसके पोर स्ट्रक्चर से बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो कि 270 पिकोमीटर है और इसका साइज 500 पिकोमीटर है, तो बढ़िया से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा, है ना, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इनके भीतर ये पूरा इंटायर जो प्रोसेस होगा ये डिपेंड करेगा इसके पोलर स्ट्रक्चर पे भी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज के स्ट्रक्चर पे भी। तो वैसे प्रोसेस को सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। क्लियर है? तो देख लेंगे इसके बारे में। The catalysis process in which the rate of reaction is depend upon the pore structure लिखेगा, pore structure of catalyst and shape and size of reactant molecule. This process is called shape selective catalysis, and the catalyst is called shape selective कैटलिस्ट। आई बात समझे? यानी कि प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस, और जो कैटलिस्ट बोलेंगे उस प्रोसेस के दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे उसको बोला जाएगा सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है ना? एग्जांपल लिखिएगा इसका, एग्जांपल ऑफ सेल्फ सेलेक्टिव जो कैटलिस्ट होगा उसका एग्जांपल होता है जियोलाइट, ZEOLIT, जियोलाइट। ठीक ना? नोट कीजिए इतना जल्दी से। हो गया? चलो फिर लिखेंगे हम लोग जियोलाइट के बारे में, देखेंगे कि जियोलाइट क्या होता है। देखिएगा, जियोलाइट हेडिंग दे दीजिए। कहता है क्या कि पहला इट इज द सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है ना। इसके बाद लिखेगा पोर साइज ऑफ जियोलाइट कितना, 260 पिकोमीटर से लेकर के 270 पिकोमीटर। जियोलाइट है क्या, इसको केमिकली जाना जाता है, इट इज केमिकली known as aluminosilicate, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर बगल में लिख लीजिएगा आप, LSIO, है ना। क्या होता है, एल फॉर एल्यूमिनियम, SI फॉर सिलिकॉन, O फॉर ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मूला नहीं है, मत समझिए इसका फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिलिकॉन एटम के द्वारा इस एल्यूमिनियम का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि द जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट जो होता है इज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। 3D नेटवर्क 3 डायमेंशनल वे में होता है। कहीं कहीं लोग इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलता है। इट्स सो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब का मतलब समझते हैं ना, मधुमक्खी का जो छाता देखते हैं ना, जिसपे मधुमक्खियां क्या करती आती है, तो देखेंगे जब मधुमक्खी वहां से जब उड़ जाती है तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पोर होता है, और उसी पोर में क्या रहता है, हनी रहता है। पढ़े आप लोग, देखे हुए गांव घर में मिलेगा जनरली, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा। यानी कि जो हनीकॉम्ब है उसका जो पोर होगा वो कैटलिस्ट का पोर है। यानी हनीकॉम्ब जो छाता है उसको हम ये मानेंगे कि कैटलिस्ट है, उसका भी पोर होता है। और जो उसके पास जो मधुमक्खियां होती हैं, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसा बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या है, हनी हो जाएगा, ठीक ना। तो वो चीज नहीं बोल रहा है विशेष तरीके से, बस कहना कि हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ये पॉइंट याद रखना है ना। जियोलाइट 3D स्ट्रक्चर में पाता है, 3D नेटवर्क होता है, और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर हो गया। लिखिएगा, देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ जियोलाइट, इतना लिखे पहले जल्दी से, देखते हैं फंक्शन ऑफ जियोलाइट, बिठा दें। जियोलाइट के बारे में ही सीबीएसई पूछता है, सीबीएसई बोर्ड, बिहार तो खैर नहीं पूछता है, लेकिन सीबीएसई पूछता है, ठीक ना। तो ध्यान रहे, लिख लीजिएगा फंक्शन ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट का फंक्शन क्या है, लिखेंगे इट इज यूज्ड इन क्रैकिंग एंड आइसोमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्या होता है, क्रैकिंग में, क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, है ना। बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन है तो उसको तोड़ने की, जो तोड़ करके छोटा छोटा अगर हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो उस प्रोसेस को बुलाता है क्रैकिंग, ठीक ना। और आइसोमेराइजेशन का मतलब समझते हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। तो जियोलाइट का इस्तेमाल क्रैकिंग में करते हैं, है ना, और उसकी आइसोमेराइजेशन प्रोसेस में करते हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इट इज यूज्ड इन softening of water। वाटर में भी इसका क्या करते हैं, पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, जियोलाइट का। तीसरा लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब पेट्रोलियम के इंडस्ट्रीज में। अभी देखो यहाँ पर लिख देता हूं एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, जहां जहां इंपॉर्टेंट है समझिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट में लिखिएगा ZSM5, याद रखना क्या है, ZSM5। Z फॉर जियोलाइट, S फॉर सीव होता है, और M फॉर मॉलिक्यूलर पोरोसिटी होता है, ठीक है। ZSM5, है ना, लिखिएगा द ZSM5 used to convert
अल्कोहल इंटू पेट्रोल, है ना, इसको बोलते हैं गैसोलीन भी। क्या बोलते हैं? गैसोलीन में पे हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल से पेट्रोल भी क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। कभी कभी देखो होइएगा मूवीज वगैरह में दिखाता है कि क्या होता है कि वाइन का जो बोतल होता है, जो दारू का बोतल होता है, उसको भर करके क्या करता है, फेंकता है तो आग लग जाता है, ठीक ना। तो होता क्या है कि उस अल्कोहल से उसको पेट्रोल बना देता है सब, है ना। खास कंडीशन पर कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जेडेसम-5। जेडेसम-5 है क्या? एक प्रकार का जियोलाइट का एग्जांपल है। जियोलाइट है क्या? एक प्रकार का सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। तो जेडेसम जो यहाँ पर जो इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल, जियोलाइट के इस्तेमाल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी करते हैं। करता क्या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाकर के? कहता है कि जियोलाइट क्या करता है, इसका जो एग्जांपल है जेडेसम-5, ये क्या करता है कि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका पेट्रोल में, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। यहाँ पर अगर नहीं स्पेस है तो यहाँ पर लिख लेना साइड में, इसके नीचे बाद में लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, है ना। चलो पहले लिखो इसको, देखो तो देखो इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसके नीचे वाला में, इसके जस्ट नीचे लिखेगा कि अल्कोहल जो होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेडेसम क्या होता है, पाइप इस्तेमाल कर दिया, क्या है, एक प्रकार का जियोलाइट है। तो यह क्या कर देता है, ये पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? पेट्रोल में। इसको हम लोग बोलते हैं गैसोलीन, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। ये जो आपका अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल नहीं। कोई बोलेगा कि कौन सा अल्कोहल को? इथाइल अल्कोहल जो हम लोग वाइन पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये भी लिख लेना, ZSM का मतलब क्या होता है, लिख लेना, Z फॉर जियोलाइट, S फॉर ACIV, सिव का मतलब होता है ट्यूब, पूरा स्ट्रक्चर, और M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, पोरोसिटी, ठीक ना। तो ये हो गया आपका Z, ये हो गया आपका S, और ये हो गया मॉलिक्यूलर क्या होगा, M, ZSM, ठीक ना। तो ये सब पूछता नहीं है, बस इतना है। जेडेसम-5 कहता है ZSM क्या रिप्रेजेंट करता है, Z फॉर जियोलाइट, S फॉर किसको रिप्रेजेंट करता है, सिव को, और M फॉर क्या होता है, मॉलिक्यूलर पोरोसिटी को, मतलब कि मॉलिक्यूल में कितना उसका पोर है, उसका साइज क्या है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, है ना। जल्दी कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कुछ फीचर है यहाँ पर, लिख लीजिएगा, लिखिएगा सॉलिड कैटलिस्ट का क्या क्या फीचर है ना। यानी कि कैटलिस्ट को फीचर का मतलब कहने का मतलब क्या उसको वो करता है ना। लिखेंगे, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखिएगा। पहला, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिव कितना है। जैसे मैं बोलता हूं कि आपकी एक्टिविटी पढ़ाई में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि आप पढ़ाई कितना ज्यादा करते हैं, मतलब पढ़ाई के प्रति कितना इंटरेस्टेड है। अगर कोई एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की बात करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि कोई कैटलिस्ट कितना एक्टिव है, यानी कितना किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मेरा एक्टिविटी पढ़ने में नहीं है ना, मेरा एक्टिविटी क्रिकेट खेलने में है, या मेरा एक्टिविटी क्या करना है, म्यूजिक सुनने में है, तो वो चीज को मतलब आप उस कार्य को कितना फाइनली तरीके से और कितना इंटरेस्टली तरीके से आप करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी एक्टिविटी को। कहता है कि जो एक्टिविटी होता है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन के रेट को डिपेंड करता है कि आपका केमिकल स्ट्रेंथ, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ कितना है। जैसे मैं बोलूंगा कि पढ़ाई की एक्टिविटी, मतलब कि आप कितना स्ट्रांगली, कितना स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे होता है, जैसे मेरी एक्टिविटी पढ़ाई में नहीं है, मैं 24 घंटा में 10 मिनट पढ़ता हूँ, और आपकी, जैसे मैं आपकी बात करूँ, जैसे कि आपकी पढ़ाई में एक्टिविटी ज्यादा है, आप 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, तो ये उसकी एक्टिविटी, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। लिख देंगे सिंपल वे में कि द एक्टिविटी ऑफ
जनरली सॉलिड कैटलिस्ट माना जाता है। एक्टिविटी ऑफ सॉलिड जो कैटलिस्ट होगा, सॉलिड कैटलिस्ट, द एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट means that means that means that means that means that the increasing that the how to increasing the rate of chemical reaction के रेट को कितना तेजी से इंक्रीज करता है उसके एक्टिविटी के बाद देखेंगे। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द strength of chemisorption मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन। ये सब टर्म पूछता है ना, सीबीएसई में, बिहार में नहीं पूछेगा। जैसे सीबीएसई में एक नंबर का क्यों ना वेरी शॉर्ट टाइप का जो है आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, उसमें पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब कि कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, उसकी बोलते हो एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन का। जितना ज्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन होगा उतना ही उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं दैट इज क्या कह सकते हैं हम कि एक्टिविटी ऑफ जो कैटलिस्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ केमियोजॉर्प्शन। यानी कि जितना ज्यादा केमियोजॉर्प्शन होगा स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एक्टिविटी होगा। क्लियर है, नोट कीजिए। देखेंगे दूसरा इसका प्रॉपर्टीज सेलेक्टिविटी। देखेंगे सेलेक्टिविटी। नोट नंबर 2 में लिखिएगा सेलेक्टिविटी। अब देखो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिविटी का मतलब यह हो गया कि आप कोई भी कैटलिस्ट को सिलेक्ट कर दें, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रोडक्ट के नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी रिएक्टेंट तो मॉलिक्यूल सेम है, कैटलिस्ट अगर चेंज कीजिएगा तो रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज करने का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट किस तरफ जा रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए, इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास C2H2 है। क्या है, C2H2 है। क्लियर है, इसको बोलते हैं इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन बोलते हैं। तो कहता है क्या कि जब हम इस पर लिंडलार कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, यह होता है क्या, प्लेटिनियम पीटी ऑक्साइड होता है, PtO2 प्लेटिनियम का ऑक्साइड होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो कहता है कि जब C2H2 को है ना लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, मतलब ये अगर पड़ता है रिएक्शन के साथ, तो कहता है कि ये C2H4 बना देता है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर अगर हम पीडी कैटलिस्ट बोलते हैं, पीडी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कहता है कि C2H6 बन जाता है। तो देखो रिएक्टेंट तो मेरा सेम ही है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, लेकिन कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि बहुत सारे केसेस में कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकता है। और ये इसकी जो प्रोसेस है, ये जो इसकी क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टीज है, उसी को बोलते हैं क्या, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब अगर एक सेंस में मैं बात करूं तो
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग यहां पर, लिखेंगे सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट means the change the direction of a chemical reaction. It means same reactant molecule gives different product by using different catalyst। हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको, तब तक हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे, फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल ऑफ किसका, सेलेक्टिविटी का। तो मैंने अभी भी बताया था सेलेक्टिविटी का मतलब क्या, एक मतलब कि सेम ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा और हम लोग क्या करेंगे कि कैटलिस्ट अगर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, या ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट सेम हो और सेम ही कैटलिस्ट हो, है ना, या क्या उसको बोलते हैं, फिर कंडीशन अगर डिफरेंट अप्लाई कर दिया जाए तो वहां पर भी प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल में हम लोग, है ना। पहला एग्जांपल है कि द फॉर्मेशन ऑफ C2H6 एंड C2H कितना 4 फ्रॉम किससे बा, C2H2 से। तो यहाँ पर क्या किया, C2H2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन बोलते हैं या इथाइलाइन बोलते हैं, बोले ना, एसिटाइलिन है ना। और इस पर हमने कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, याद रखिएगा, इस पर हमने यूज किया लिंडलार कैटलिस्ट। क्या इस्तेमाल किया, लिंडलार कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। तो C2H2 जो चेंज हो जाता है वो C2H4 में, है ना। ये किस लिंडलार कैटलिस्ट किसके प्रयोग में, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। किसके साथ बाबा, 2H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, सॉरी किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, है ना। यानी कि H2 को जब इस पर ऐड किया गया, ऑर्गेनिक में देखेंगे इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ, जब H2 को इसके साथ ऐड किया गया तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना 4, यहाँ पर 2 है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो एसिटिलीन था और ये क्या बन गया, इथाइलिन बन गया, इथिलीन जिसको बोलते हैं, है ना। इसी सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे हमने क्या किया, एडम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, एडम्स कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। CAT कैट का मतलब बिल्ली नहीं समझना है, कैट का मतलब कैटलिस्ट। तो एडम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, यहाँ पर 2H2 के साथ एडिशन करवा दिया, तो ये कहता है क्या है, बन जाता है C2H6 और C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो देखो रिएक्टेंट क्या है, सेम है, कैटलिस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी चीज को बोला जाता है सिलेक्टिविटी, है ना। दूसरा देखो तो यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, एडम्स कैटलिस्ट क्या होता है, उसको भी साइड में लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज है तो यहाँ पर क्या है, मेरा CO है और प्लस यहाँ पर 3H2 है, और हमने क्या किया कि निकेल के प्रेजेंट में, निकेल हमारा क्या हो गया, कैटलिस्ट, ये क्या है मेरा, निकेल कैटलिस्ट है। अब हमने इसका इस्तेमाल किया, है ना, तो ये कहता है कि बन जाता है CH4 और प्लस क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। कितना बनता है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर जरा देखिए, जरा सा H2O बन जाता है ना। देख लेना, बैलेंसिंग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना, उतना सब नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, निकेल कैटलिस्ट के प्रयोग में क्या बनता है, मीथेन बनाता है और वाटर मोलिक्यूल बनाता है। अगर कहता है कि CO है प्लस क्या है, CO है प्लस 2H2 है,
और यहाँ पर हमने कॉपर का इस्तेमाल किया। कौन सा कैटलिस्ट? कॉपर का। किसके प्रेजेंट में? ZnO और Cr2O3 के प्रेजेंट में जब इस्तेमाल किया, यहाँ पर ZnO Cr2O3 प्रमोटर की तरह काम करेगा, इसको प्रमोट करेगा इस कैटलिस्ट को। ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कैटलिस्ट है। तो ये रिएक्शन करता है कि बन जाता है CH3OH बन जाता है। गाइस, पिछले क्लासेज में जब मैंने पढ़ा रहा था हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में, तो वहां पर लिखवाया था फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। वहां पर मैंने Zn लिखवा दिया था कैटलिस्ट पे, ठीक है ना। Zn को काट करके कॉपर लिख देना, ठीक है ना। मैं देख रहा था, बुक देख रहा था, तो वहां पर कॉपर है, ठीक है। तो आप उसको सुधार लीजिएगा, Zn को हटा करके कॉपर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉपर के प्रेजेंट में क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल बन गया, है ना। और तीसरा रिएक्शन में देख लो, यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर दिखा देता हूँ तीसरा रिएक्शन, है ना। ये पहला दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है? CO है और यहाँ पर H2 ही है। और यहाँ पर क्या किया? कॉपर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, है ना, विदाउट एनी प्रमोटर का। तो ये कहता है कि HCHO बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो जरा देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। निकेल डाला तो CH4 बन गया। कॉपर डाला इसके प्रेजेंस में तो मिथाइल अल्कोहल बन गया। कॉपर डाला विदाउट एनी प्रमोटर का तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसी को बोला जाता है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोला जाता है। यानी कि कैटलिस्ट चेंज कीजिएगा तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पर भी कॉपर सेम कैटलिस्ट, यहाँ पर भी कॉपर सेम कैटलिस्ट, यानी कि सेम कैटलिस्ट ही रहेगा, है ना। तो प्रोडक्ट भी आपका चेंज कर देगा, है ना। कंडीशन लगा दिया, यहाँ प्रमोटर है, यहाँ विदाउट प्रमोटर है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए लिखते हैं जरा सा, थोड़ा सा कुछ बातें, है ना। नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट करके। लिख लो, नोट करके यहां पर ऐसे कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए इसको। पहला लिखना, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? इसको याद रखिएगा। इट इज प्लैटिनाइज कैटलिस्ट। प्लैटिनाइज मतलब प्लैटिनम से मिलकर बनता है। लिंडलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है, कहीं लोग इसको पीटी कैटलिस्ट के भी नाम से जानता है। कोई बोलता है कि पीटी कैटलिस्ट मतलब लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर है? सॉरी उल्टा लिख दिया। पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं पीडी कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडी कैटलिस्ट। पीडी मतलब पैलेडियम, ठीक है। दूसरा लिखिएगा एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट, एडम जो कैटलिस्ट होता है ये कहता है कि इट इज प्लैटिनाइज्ड कैटलिस्ट होता है ना। इट इज नोन एज पीटी कैटलिस्ट। पीटी कैटलिस्ट बोलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जो फॉर्मूला जो होता है इसको PtO2 होता है, प्लैटिनम का ऑक्साइड होता है, PtO2 भी होता है, ठीक है। और यहां पर जो होता है इसमें लिंडलार में लिख लेना है यहां पर, इट इज PdCaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के सरफेस पर जब पैलेडियम को मिक्स करेंगे तो लिंडलार कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं पर आपको जनरली पीडी कैटलिस्ट के नाम से पूछेगा या PdCaCO3 बोल देगा, है ना। एडम्स कैटलिस्ट में आपको बोल देगा PtO2 बोल देगा या पीटी कैटलिस्ट बोलेगा, प्लैटिनम, ठीक ना। तीसरा यहां पर लिख देना जिगलर नेटा कैटलिस्ट।
इसके देखो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, है ना। याद रखिएगा जिगलर मेटा कैटलिस्ट हम लोग देखे हैं, पीछे भी देख चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है TiCl4 प्लस R3 एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम होता है और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा TiCl3 प्लस, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप की जगह जो होता है वो C2H5 का होल थराइस और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है ना। तो अल्काइल में मिथाइल नहीं होगा, जनरली क्या होता है आपको इथाइल होता है। तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, बुक में भी कहीं कहीं दिया हुआ है कंफ्यूजन टाइप का, तो इसको याद रखिएगा। अगर जिगलर मेटा कैटलिस्ट पूछ दिया, जनरली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, तो ये भी ऑप्शन में रहेगा TiCl4, ये ऑप्शन में रहे चाहे ये ऑप्शन में रहे, कंफ्यूज नहीं करके सर यहाँ पर TiCl4 है यहाँ TiCl3 है। तो बुक में ये भी दिया हुआ है किसी किसी रिएक्शन में या किसी किसी रिएक्शन में ये भी दिया हुआ है। जनरली ये वाला सबसे ज्यादा पूछता है TiCl3 वाला, ठीक ना। TiCl3 वाला ज्यादा पूछता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर ये मिले तो इसको मार दीजिएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा तो इसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 3 पॉइंट हो गए, मिटा दो। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एंजाइम अभी पढ़े नहीं है तो, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग एंजाइम, ठीक ना। लिखेंगे एंजाइम, क्या होता है एंजाइम। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि एंजाइम होता क्या है ना। बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एंजाइम का जो काम है वो सेम काम है जैसा कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट ने यह काम किया था कि किसी लेबोरेटरी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को, यानी कि इन विट्रो, है ना, यानी कि प्रयोगशाला में जो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करवाते हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। एंजाइम जो है ये भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। तो अंतर कहां पर है? अंतर इस पोजीशन में है कि एंजाइम जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल, बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी होने वाले रिएक्शन हैं उनको कैटलाइज करता है कौन सा? एंजाइम। और कैटलिस्ट क्या करता है कि जो आपको प्रयोगशाला में जो लैब में होने वाले रिएक्शन होते हैं उसमें क्या करता है, उसके रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। यानी जो फंक्शन कैटलिस्ट का है सेम फंक्शन एंजाइम का ही है, ठीक ना। अंतर क्या है? अंतर ये है कि एंजाइम, कैटलिस्ट जो होता है वो नॉन लिविंग बॉडी में ऑपरेट होता है, जबकि एंजाइम जो होता है लिविंग बॉडी में ऑपरेट होता है। ये लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम खाना खाएं और खाना में जैसे मान लो कि हमने प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कैसे होगा? तो यहाँ पर प्रोटीन है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? पेप्सिन का। बायोलॉजी वाले बच्चे समझते होंगे पेप्सिन क्या एक प्रकार का एंजाइम है ना। फैट आपने खाया, मांस खाया, है ना, मटन खाया, जो भी खाया, मांस मछली नॉनवेज जो भी खाया, इसको पचाने के लिए लाइपेज का इस्तेमाल होता है ना। अगर मैंने स्टार्च खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको पचाने के लिए माल्टेज का एंजाइम, माल्टेज का काम करते हैं। तो जितने भी लाइपेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, डिएस्टेज, जितने भी एंजाइम हैं ये सब लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को कैटलाइज करता है। रिएक्शन के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देता है। बस यही है एंजाइम और इतने अंतर।
कैटलिस्ट जो होता था वो इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज होता था। इनऑर्गेनिक मेटल हो सकता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। लेकिन एंजाइम जो होता है एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसा बातें। ठीक है, हम लोग देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन में। एंजाइम क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक नेचर का। कैटलिस्ट जो होता है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट जैसा होता है कंपाउंड। ठीक है ना, अब जैसे प्लैटिनम है एक एटम है, निकेल है एक एटम है, ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पेप्सिन का तो इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। मैं बात करूंगा लाइपेज का, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। एक प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये सिंपल इनऑर्गेनिक एटम से भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? बाकी सारा प्रोसेस वही है। हाँ, एक और चीज, ये जो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये एक बात है, बहुत बार पूछ चुका है कंपटीशन में भी, एंजाइम किससे मिलकर के बना होता है। तो बस इसको याद रखिएगा। ठीक ना, लिख देता हूं मैं, लिखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये चीज होता है, ये फॉरेन सबस्टांस नहीं होता है, ये आपके बॉडी में प्रेजेंट है। आप एंजाइम को आप बना नहीं सकते हैं, है ना। ये आपको नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। अब कोई पूछेगा कि क्या वायरस में एंजाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये एंजाइम लिविंग होगा, नॉन लिविंग में नहीं होता। लिख लो तो कुछ कुछ फटाफट इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, लिखेंगे। देखो, एंजाइम भी क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को, रेट को बढ़ाता है, जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट। इसीलिए एंजाइम को कहीं कहीं बायो कैटलिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर। इट इज द complex organic compound of higher molecular weight को शॉर्ट में लीजिए WT weight, which increase the rate of chemical reaction occurs inside the living body is called enzyme। It's called क्या? enzyme, है ना। देखेंगे एंजाइम, ऐसे कर दो, सिंस कर दो, चूंकि सिंस एंजाइम catalyze the biochemical reaction inside the living body, so it is also called biocatalyst। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, जो बोलना है लिख दीजिए, है ना। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। सबसे पहला है एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा, किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से, है ना। यहाँ पर स्टार देकर लिख दीजिएगा। प्रोटीन जो होता है ना, यह भी ऑर्गेनिक ही है। ये लिखिएगा यहाँ पर, सो फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन?
याद रखिएगा, एक स्ट्रक्चर का नाम है 1 डिग्री स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक होता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक होता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर, है ना, इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक होता है 4 डिग्री स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा, एंजाइम जो होता है, एंजाइम सो 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है क्वेश्चन कि एंजाइम किनसे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन से मिलकर के बनता है। प्रोटीन 4 तरह का स्ट्रक्चर तो करेगा, हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एक्शन में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में, है ना, बायोकेमिस्ट्री में। हाँ, बायोमोलिक्यूल है 12th में पढ़ना है। बायोलॉजी वाले बच्चे 11th में भी पढ़ चुके होंगे, बायोलॉजी में सब पढ़ाए होंगे। प्रोटीन जो होता है 4 तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एंजाइम हम जानते हैं कि एंजाइम किनसे मिलकर बना है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन का वो कौन सा स्ट्रक्चर एंजाइम शो करता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर शो करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर को शो करेगा। कुछ ने भी पूछ सकता है कि एंजाइम शो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो क्या मारेंगे, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। दूसरा आप लिखिएगा, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, देखिएगा। तीसरा में, एंजाइम आर फाउंड इन लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग में नहीं पढ़ेगा, बगल में लिखना, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग, नॉन प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। चलो जल्दी करो, 3 हो गया, आगे बढ़े, देखिएगा। चौथा, एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन वायरस। वायरस में क्या होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिएगा, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। वेरी स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब होता है एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। याद रखिएगा, एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन को। अभी कैटलिस्ट के केस में देखा था कि एक ही कैटलिस्ट जो है ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। जैसा अभी देखा मैंने कि CO है और H2 है ना, निकेल के भी प्रेजेंट में हो रहा है, CO और H2 जो है कॉपर के भी प्रेजेंट में हो रहा है, CO और H2 कॉपर के भी, माने कि एक ही कैटलिस्ट 2 जगह इस्तेमाल होता है सेम रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंजाइम है, एक ही रिएक्शन है। अगर मान लो कि फैट को डाइजेस्ट करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइपेज का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आप पेप्सिन इस्तेमाल कर दोगे, ऐसा नहीं कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए आप माल्टेज का इस्तेमाल कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर माल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन होगा, ठीक है ना। इसी तरह से कहा था कि स्पेसिफिक इन नेचर, बोलने का मतलब क्या है, दैट इज कह सकते हैं कि वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। याद रहे, देखेंगे छठा में कि एंजाइम जो होता है, आर मोस्ट इफिशिएंट इन नेचर। इफिशिएंट का मतलब होता है परफेक्ट, है ना। मतलब कि एक एंजाइम जो है, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, जिसका मतलब ये होगा, ठीक ना। एक एंजाइम जो है 1 लाख रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है ना। यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा कि अभी आपने सर बोला कि एक एंजाइम जो है एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, और यहाँ पर जो है आपने बोला कि एक एंजाइम बहुत सारे रिएक्शन का मतलब होता है कि पर मिनट
रेट उसकी बात है, एंजाइम एक्शन की जो रेट होगा वो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। कहा गया है कि एक जो एंजाइम होता है 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख रिएक्शन को एक बार 1 मिनट में क्या कर देता है, कंप्लीट करा देता है। समझिए इसका कितना रेट देखेंगे। दैट इज इट्स एक्शन इज वेरी फास्ट, दैट इज बोल सकते हैं या और करके लिख लो, और रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होगा विल बी वेरी फास्ट, है ना। आगे बढ़े, जल्दी कीजिए, लिखेंगे। नेक्स्ट में छठा हो गया, 7वां लिख लीजिएगा। सप्तमा में लिख लीजिएगा कि वन एंजाइम, ऐसे लिखो, वन एंजाइम catalyze 1 मिलियन रिएक्शन पर मिनट। इसको याद रखिएगा, है ना। 2015 में बिहार BCEC में, बिहार का जो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव मेडिकल या इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक एंजाइम, है ना, रिएक्शन को कितना 1 मिनट में कितना बार कैटेलाइज कर सकता है। तो 1 मिलियन टाइम्स पर ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिलियन टाइम्स रिएक्शन पर मिनट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए, तो एंजाइम के बारे में देख लिया, एंजाइम के प्रॉपर्टीज को देख लिया, है ना। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिख ले, यहाँ पर बता ही दिया हूं मैं। एंजाइम आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ना, कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है। एंजाइम ये भी वही काम करेगा, किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट नहीं करेगा। जो प्रॉपर्टीज कैटलिस्ट का है सेम प्रॉपर्टीज क्या है एंजाइम का है। अंतर यही है कि एंजाइम लिविंग बॉडी के केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जबकि कैटलिस्ट जो है इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे कि जितने भी लेबोरेटरी में होने वाले रिएक्शन है उनको कैटलाइज करता है ना। कैटलिस्ट जो होता है क्या होता है कि मैंने बताया था कि कैटलिस्ट होता है हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ कुछ कामों में स्पेसिफिक होता है। जैसे कोई कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को करता है, लेकिन ये क्या होता है कि वेरी स्पेसिफिक होता है ना। एंजाइम जो होता है सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, जबकि कैटलिस्ट क्या होता है कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ये सब अंतर है ना, डिफरेंसेज है ये सब। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटी के केस में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम मात्रा में क्या किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों को काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, दोनों को काम है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कम करना, ठीक है ना। लिख लीजिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिखेंगे यहाँ पर 9th नंबर में लिख लेना कि एंजाइम नेवर स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, है ना। 10वां में लिख देना एंजाइम स्लो डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, लिखवा दिया है ना। एंजाइम नेवर स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन हो गया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये अब तो हो गया हम लोग के पास एंजाइम के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। 2-4 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछता है एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। एंजाइम जो होता है बॉडी की लिविंग बॉडी में होता है, उसको बायोकैटलिस्ट कहते हैं, है ना। एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर, 3D के स्ट्रक्चर, बस, है ना। बाकी डिफिनीशन हाई मोलिकुलर वेट होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना।
जो कि बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके एंजाइमेटिक रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द, लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग द लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रेट, है ना, या एंजाइम एक्शन है ना, या इसी को बोलता है और कर कैसे लिख लीजिए, लिख देखिए, और स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन है ना। इसका कौन कौन सा फैक्टर है जो को एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना, इसको देखना है। तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला लिखेंगे टेम्परेचर। क्या लिखेंगे बाबा? टेम्परेचर। चलिए इसको कीजिए तो जल्दी से। देखो क्या है, पहला है मेरा टेम्परेचर। तो कहता है क्या कि हम चूंकि जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से मिल करके क्या बनता है, एंजाइम। अब इन प्रोटीन जो होता है क्या करता है कि किसी खास टेम्परेचर पर, प्रेशर पर जाकर के डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है 1 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, काफी ये आपका क्या होता है, क्वाइल, सुपर क्वाइल होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा ढीला ढाला होता है। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये बहुत सिंपल वे में रहता है इस तरीके से, ये थोड़ा सा क्वाइलिंग रहता है। 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी क्वाइल्ड होता है। तो जब हम लोग 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री यानी कि यहां तक जो टेम्परेचर देते हैं, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी घटा दीजिए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लॉस करता है। कहता है कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है, अगर इसको टेम्परेचर अगर हम लोग 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक देते हैं, इस टेम्परेचर के रेंज पर ये क्या करता है कि ये अपना एंजाइमेटिक एक्शन का जो रेट होता है वो मैक्सिमम देते हैं। माने कि अगर ये टेम्परेचर अगर इतना देते हैं 25 डिग्री, 26 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री तक, तो वहां तक एंजाइम अपना काम जो है वेरी फास्ट करेगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद 40 डिग्री, 45 डिग्री डालेंगे तो होता क्या है कि एंजाइम एक्शन का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर पर 37 डिग्री के बाद यानी 40 डिग्री के बाद का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर प्रोटीन का 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है डिस्ट्रॉय कर जाता है। यानी कि जब प्रोटीन ही डिस्ट्रॉय कर गया मतलब एंजाइम डिस्ट्रॉय कर गया। जब एंजाइम डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना एक्शन करना बंद कर देता है। तो टेम्परेचर क्या होता है कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर पर क्या करता है, ये मैक्सिमम शो करेगा। कौन सा? अपनी एक्टिविटीज को, अपनी एक्शन को। लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर देगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेचुरेशन का मतलब होता है नेचर, मतलब कि जो प्रकृति का है, और डी लगा दिया, डीनेचुरेशन कर दिया मतलब कि उसकी नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो जब प्रोटीन को हाई, मतलब कि जब एंजाइम को बहुत हाई टेम्परेचर अगर देंगे, यानी कि 37 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहां 3 डिग्री स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोटीन का डिस्ट्रॉय कर जाता है। जब जैसे ही डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डीनेचर कर गया, माने वो काम करना बंद कर देगा। तो लिखेंगे हम लोग, है ना। ये सब चीजें ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है ना, बस लिखते चलिए। लिखेंगे एनी एंजाइम कैन मैक्सिमम स्पीड, यानी कि रेट की बात कर दिया, है ना, मैक्सिमम स्पीड एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर, है ना। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, जिस रेंज पर चाहे कोई भी फैक्टर हो,
टेम्परेचर का हो, प्रेशर का हो, कोई भी फैक्टर हो, ठीक ना। तो जिस रेंज पर मैक्सिमम अपना एफिशिएंसी शो करेगा उस लेवल को बोलते हैं ऑप्टिमम, ठीक ना। जैसे बहुत सारा बच्चा होता है कि उसको सुबह में उठकर पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छा होती है, तो उसके लिए वही जो टाइम है ऑप्टिमम होगा। जैसे मेरे को खाना खाने के बाद सोने का मन करता है, सोने के उठने के बाद मेरा माइंड ठीक रहता है, तो मेरा वही ऑप्टिमम वैल्यू होगा, मतलब उस टाइम पर हम ज्यादा वर्क कर पाएंगे, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंजाइम एक्शन जो होगा, इंजाइम जो एक्शन होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और कभी कभी इसको केल्विन स्केल में भी लिखा रहता है, तो ये केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 298 केल्विन से लेकर के 310 केल्विन तक होता है। याद रहेगा ना, इसको याद रखिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक ऑप्टिमम वैल्यू होता है। और 298 या तो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 200, यहां पर लिख लो कितना होता है, 25 डिग्री सी टू 37 डिग्री सी, या 298 केल्विन से लेकर के कितना 310 केल्विन टेम्परेचर, ये जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज होता है, ठीक ना। देखिए ग्राफ के अनुसार दिखा देता हूं, जल्दी नोट कीजिए इसको। ग्राफ के अनुसार मैं इसको दिखा देता हूं आपको। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। इधर इस वाई पर हम लोग एंजाइमेटिक रेट हो जाएगा। इस एक्सिस में क्या कर दिया, यहां से बढ़ाया और इस तरह से हो जाता है, यानी ये जो होगा ये हमारा टेम्परेचर का स्केल है ना। और इस लेवल पर है ना, इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर यहां पर ये क्या कर दिया, एंजाइम एक्शन अपना मैक्सिमम इस पॉइंट पर क्या किया कि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देगा, मतलब किसकी स्पीड यहां से मैक्सिमम। ये जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और कितना होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू, अभी अभी मैंने बताया कितना, 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री। अब देखो इस टेम्परेचर के बाद, इस पॉइंट के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ के बाद 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होगा डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर इसका रेट आ जाएगा, और इसको जब इधर हम लोग कोइंसाइड करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा तो एंजाइम एक्शन घट रहा है ना, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक यहाँ पर आपका मैक्सिमम एंजाइमेटिक रेट होगा, एंजाइमेटिक रेट होगा। आई बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। तो इसमें टेम्परेचर में याद रखिएगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है ना। आपको बोलेगा कि एंजाइम मैक्सिमम कितना पे वर्क करेगा, तो 25 से 37 डिग्री। अगर बोलेगा कि एंजाइम अगर 40 डिग्री के टेम्परेचर है तो क्या एंजाइम काम करेगा, नहीं काम करेगा। चलो दूसरा फैक्टर लिखेंगे, देखो यहाँ पर सेकेंड फैक्टर पीएच लिखेंगे। एंजाइम आल्सो मैक्सिमम वर्क्स ऑन ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच है ना, ऑप्टिमम पीएच पर वर्क करेगा है ना। यहाँ पर लिख देना ऑप्टिमम पीएच का जो रेंज होता है कितना, 5 से लेकर के 7, पीएच स्केल पर 5 से लेकर 7, यानी कि क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा है ना, स्लाइटली एसिडिक। और देखो ये 7 पीएच स्केल जिसका 7 उसको बोलते हैं न्यूट्रल बोला जाता है, बोला जाता है ना। उससे कम है 5, 6, इसको स्लाइटली एसिडिक बोला जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर दिखा देना, सेम चीज होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा पीएच स्केल हो जाएगा है ना। इस पे क्या हो जाएगा आपका, ये मैक्सिमम हो जाएगा है ना, ये आपका ऑप्टिमम पीएच वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो पीएच में दिखा रहा हूं क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिमम वैल्यू हो जाएगा, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू हो जाएगा। और ये आपका इस पॉइंट पर मैक्सिमम एंजाइम एक्शन हो जाएगा है ना। इस एक्सिस के वाई एक्सिस का एंजाइम का रेट है,
इधर आपका पीएच का दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 फैक्टर, है ना। तीसरा फैक्टर देख लो, देख रहे हैं, तीसरा यहाँ दिखाई देगा। चलो देखो बाद में लिखता हूँ। तीसरा फैक्टर देख लो यहाँ पर, लिखेंगे। तीसरा फैक्टर लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट्स, है ना। लिखेगा द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस पर एंजाइम काम करे, ठीक है ना। सबस्ट्रेट जैसे रिएक्टेंट है उस पर काम करे ना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, है ना। एंजाइम एक्शन जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ग्राफ अगर इसका बनाओगे ये इधर आपका लिनियरली बढ़ेगा, है ना। यानी कि यहां पर हो गया आपका कंसंट्रेशन और इधर आपका हो गया एंजाइम एक्शन। आएगा समझ में। इधर आपका बढ़ेगा कंसंट्रेशन, जितना बढ़ेगा उतना, जैसे मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर मान लो कि हम खाना खाएं तो नॉर्मल खाना खाते हैं 4 रोटी, है ना। तो 4 रोटी को डाइजेस्ट करने में जितना एंजाइम की जरूरत पड़ेगा उतना अपना काम करेगा, उतना ही। इसमें ज्यादा रोटी नहीं है, 4 रोटी को डाइजेस्ट करना है तो अपना धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन किसी पार्टी फंक्शन में आप चले गए, दोस्त के बर्थडे में पार्टी में, और जम करके आपने खा लिया, है ना, पूरा खा लिया, 25-50-100 रसगुल्ले खा लिए, बहुत सारा चीज खा लिया, तो अब एंजाइम को सोचना पड़ेगा, अरे भाई काम तो बहुत ज्यादा मिल गया, अब हमको पढ़ना, मतलब कि हमको जल्दी से इसको डाइजेस्ट करना है, तो उसका अपना स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में आपके साथ हो रहा है ना। टाइम बहुत ज्यादा निकल गया है, सिलेबस पढ़ाना है बहुत ज्यादा, है ना, समय कम है, तो आपको अपना पढ़ाई की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी जितना ज्यादा सिलेबस, जितना कम समय, उतना ही ज्यादा आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आई बस समझ में, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो और क्या हो, पढ़ाई अच्छे से हो और आपका रिजल्ट बेहतर हो। खैर, लेकिन आप लोग यहाँ पर फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि आप लोग की सबसे मतलब तो है नहीं, है ना। पूरा बढ़िया सा मजे से, खूब बढ़िया सा मम्मी का हाथ का बना बनाया खाना मिल रहा है। बरसात का मौसम आ गया, पूरा रेनी सीजन के एंजॉय करो, है ना। और कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग करते नहीं हो, है ना। क्योंकि पढ़ाई करते तो रिस्पॉन्स भी आता पॉजिटिव, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आप लोग देते हो, है ना। खैर, ये आपकी मर्जी है, आप लोग कभी भी एंजॉय नहीं बन सकते हैं। चल नोट कर ले, ये था तेरा फैक्टर, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, लिख लो, मिटा दे इसको, लिख ले यहाँ पर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जरा लिखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, नोट करके लिख ले यहाँ पर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, या डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। लिखेंगे कि व्हेन एट वेरी एन, ऐसे लिखो, व्हेन एन एंजाइम, बगल में लिख दीजिएगा प्रोटीन गेट heated at a very high temperature, then the 3 degree
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्ट्रॉयड, है ना। दिस फेनोमेना या प्रोसेस जो भी लिखना, दिस फेनोमेना इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आई बात समझ में? तो ये था आपका डीनेचुरेशन प्रोटीन, है ना। तो ये सीबीएसई में पूछता है ना, बिहार में तो नहीं पूछा है ना। टेम्परेचर जैसे ही 37 के बाद जाएगा, 38 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, समझिएगा कि एंजाइम डिस्ट्रॉय कर गया, मतलब उसका 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर गया, ठीक ना। चलो नोट कर लीजिए इसको।